तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो काफी डार्क है। हाँ, डार्क तो है और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही ज्यादा जटिल भी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है आज वो ह्यूमन कल्टिवेटर वे ऑफ इमॉर्टैलिटी की कहानी का दूसरा हिस्सा है। और पिछले हिस्से में जो हुआ था उसके बाद हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेड के परिवार के साथ जो भयानक घटना हुई उसके बाद क्या होता है, क्या वो कभी बदला ले पाएगा या नहीं। और ये सिर्फ एक फैंटेसी कहानी नहीं है। अगर गहराई से देखें तो ये मुख्य रूप से अत्यधिक आघात या कह लीजिए एक्सट्रीम ट्रॉमा के बारे में है। सही कहा। ये दिखाती है कि जब किसी इंसान से उसका सब कुछ, और मेरा मतलब है सच में सब कुछ, छीन लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है। मेडिकल साइंस में तो हड्डी टूटती है तो एक्सरे में दिख जाती है। हाँ, प्लास्टर लगाया और बात खत्म, है ना। लेकिन जब दिमाग या आत्मा पर चोट लगती है तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। और आज हम इसी अदृश्य चोट को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरा बवंडर शुरू हुआ था, विश्वासघात से। जेलर और मास्टर हॉड का हिस्सा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जेलर को उसके मास्टर हॉड ने बचपन से पाला था। उसे चलना सिखाया, लड़ना सिखाया, और अचानक वही मास्टर उसे मारने आ जाता है। वो कहता है कि जेलर ने उसकी 100 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्योंकि हॉड दुनिया पर राज करना चाहता था। सत्ता का लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो एक्शन है ना वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जब हॉड हमला करता है तो जेलर हार नहीं मानता। वो अपनी लाइफ एनर्जी और कल्टीवेशन को पूरी तरह से जला देता है। हाँ, और एक विशालकाय तलवार बनाकर हॉड पर सीधा हमला कर देता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रुको, मुझे इस लाइफ एनर्जी वाले हिस्से को थोड़ा और समझना है। फैंटेसी में अक्सर पात्र थक जाते हैं अपनी शक्ति इस्तेमाल करके, लेकिन यहाँ वो इसे जला रहा है। ये तो एकदम आत्मघाती कदम हुआ ना। ये एनालॉजी काफी सटीक है। कल्टीवेशन की दुनिया में लाइफ एनर्जी कोई पेट्रोल नहीं है जिसे आप वापस भर लेंगे। ये इंसान की उम्र है, उसकी आत्मा का सार है। उसका भौतिक अस्तित्व ही दांव पर लगा है। बिल्कुल। जब जेलर अपनी कल्टीवेशन जलाता है तो वो अपने वजूद की हर एक कोशिका को एक हथियार में बदल रहा होता है। वो जानता था कि इस वार के बाद वो राख हो जाएगा। जैसे किसी देश की स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी होती है कि दुश्मन को फायदा पहुंचाने से बेहतर है अपना सब कुछ जलाकर राख कर दूं। एकदम सही। ये अपनी ही चिता पर बैठकर दुश्मन को जलाने जैसा है। और उसका ये भयानक वार काम भी आता है। मास्टर हॉट का आधा हाथ कट जाता है और पवेलियन मास्टर की एक आंख चली जाती है। लेकिन यहाँ मुझे कहानी से थोड़ी शिकायत है। शिकायत? वो क्यों? क्योंकि वो विलन मरते नहीं हैं। स्रोत बताते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल पिल या जादुई गोली खाते हैं और बच जाते हैं। तो फिर जेलर के इतने बड़े बलिदान का क्या फायदा हुआ? ये तो व्यर्थ क्या ना। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। यहीं पर तो कल्टीवेशन की दुनिया के असली नियम सामने आते हैं। ध्यान दीजिए कि विलन्स की जान तो बच गई, लेकिन हॉड का कटा हुआ हाथ और वो आंख जो कट गई थी, हाँ, वो कभी वापस नहीं आई। उन जादुई गोलियों ने खून बहना तो रोक दिया, लेकिन अंग दोबारा नहीं उगे। तो क्या उस दुनिया की जादुई दवाइयों की भी कोई लिमिट है? बात सिर्फ जादू की लिमिट की नहीं है, इसे कर्म के सिद्धांत के रूप में देखना चाहिए। जेलर ने जो वार किया था वो किसी लोहे की तलवार का वार नहीं था, वो आत्मा से किया गया वार था। तो घाव भी आत्मा पर लगा है। बिल्कुल। जब कोई अपनी पूरी जीवन ऊर्जा जलाकर वार करता है तो वो घाव दुश्मन की नियति पर लगता है। प्रकृति के खिलाफ जो अपराध हॉड ने किया था उसकी एक स्थायी कीमत थी। कोई भी जादुई गोली आत्मा के उस हिस्से को नहीं जोड़ सकती जो श्राप से नष्ट हो गया हो। वो कटा हुआ हाथ हॉड को हमेशा उसकी गलती याद दिलाएगा। हाँ, और जेलर की समझदारी देखिए, मरने के बाद भी वो उन्हें जीतने नहीं देता। वो फॉर्मेशन ब्लास्ट वाला हिस्सा ना? हाँ, स्काइलर नाम का एक और विलन जब जेलर के दिमाग को सोल सर्च तकनीक से पढ़ने की कोशिश करता है तो जेलर के शरीर पर लगा फॉर्मेशन फट जाता है। मुझे ये सोल सर्च वाला कॉन्सेप्ट हैकिंग जैसा लगा, जैसे किसी के दिमाग की हार्ड ड्राइव को जबरदस्ती खंगालना। असल में ये वही है। बाहरी ऊर्जा यादों को जबरदस्ती खींचती है, लेकिन जेलर ने अपनी आत्मा के साथ एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट तंत्र जोड़ लिया था। जैसे ही स्काइलर की ऊर्जा ने छुआ वो तंत्र बम की तरह फट गया और पूरा बगीचा जल गया। लेकिन इस तबाही का सबसे भयानक पहलू कुछ और था। हाँ, और यहीं से कहानी पूरी तरह से एक डार्क मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन जाती है। उस बगीचे के पीछे वेड नाम के एक लड़के का परिवार रहता था और विलन्स ने उस निर्दोष परिवार को अपना निशाना बनाया। स्काइलर और हॉड वेड के माता पिता को पकड़ लेते हैं,
ईमा जो वेड की छोटी बहन है वो छुपकर सब देख रही होती है, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर वो बाहर आ जाती है। वो सीन बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक है। बिल्कुल, मतलब सोचिए, विलन वेड की माँ के पेट में और पिता की गर्दन में तलवार घोंप देते हैं और माता पिता की हड्डियां टूट चुकी हैं, फिर भी वो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। स्काइलर ईमा का डिवाइन आर्ट उसके सीने से बेरहमी से निकाल लेता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना है। ये डिवाइन हार्ट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ खून पंप करने वाला दिल है या इसका कोई जादुई महत्व है? डिवाइन हार्ट कोई आम अंग नहीं है। फैंटेसी की दुनिया में कुछ लोग एक खास तरह की आध्यात्मिक शुद्धता या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं। तो ईमा का दिल उस ऊर्जा का केंद्र था? हाँ, कल्टीवेशन में ताकत अक्सर सदियों की मेहनत से मिलती है, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। बिल्कुल, वो दूसरों की शुद्ध ऊर्जा को चुराकर ताकतवर बनते हैं। ईमा का दिल निकाला जाना इस बात का रूपक है कि कैसे निरंकुश सत्ता किसी भी दुनिया की मासूमियत को कुचल देती है। उन्होंने उस बच्ची को इंसान नहीं समझा, बस एक ऊर्जा की बैटरी की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, और इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास आता है, वेड की वापसी। वो हिस्सा वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। जिस समय ये नरसंहार चल रहा था, वेड घर लौट रहा था। स्रोत बताते हैं कि पूर्णिमा की रात थी और घनघोर बारिश हो रही थी और वो अपनी बहन का जन्मदिन मनाने आ रहा था। हाँ, वो बहुत खुश था। उसके पास ईमा के लिए कॉर्क और फोर्क मेटल से बना एक पेंडेंट था और माता पिता के लिए ब्रेसलेट। लेकिन जब वो पहुंचता है तो उसका पूरा घर तबाह हो चुका था। एक तरफ वो खुशी खुशी उपहार ला रहा है और दूसरी तरफ तबाही। वो देखता है कि उसकी माँ पत्थरों के बीच दबी है, पिता का गला कटा है और उसकी बहन ईमा के सीने में एक बड़ा सा छेद है। ये हीरो का ओरिजिन ट्रॉमा है। ये वो पल है जहां एक आम लड़का मर जाता है और एक प्रतिशोध लेने वाले इंसान का जन्म होता है। ईमा अपने भाई की गोद में आखिरी सांस लेती है। वो सब बता देती है कि क्या हुआ था। वेड उसे वो पेंडेंट पहनाता है और कसम खाता है कि वो डीमन सेक्ट और ब्लाइस सेक्ट को मिट्टी में मिला देगा, एक एक से बदला लेगा। हाँ, वो अपने परिवार को दफनाता है और 10 दिन तक वहीं कब्रों के पास लेटा रहता है। अब देखो, यहाँ तक कहानी एक टिपिकल रिवेंज ड्रामा लगती है ना? हाँ बिल्कुल, नायक का परिवार मारा गया, उसने कसम खाई और अब वो सबको मारेगा। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो मुझे एक पाठक के तौर पर बहुत अजीब लगा। मुझे लगा जैसे लेखक ने कहानी का ट्रैक ही बदल दिया। ट्रैक बदल दिया? वो कैसे? हाँ, मतलब जब वेड 10 दिन बाद बदला लेने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरता है तो नदी पार करते समय उसका पैर एक पत्थर से फिसल जाता है। हाँ, उसका सिर टकराता है और उसकी कमर में मौजूद जो स्पिरिचुअल रूट होती है वो टूट जाती है। वो बेहोश होकर बहते हुए टैंगो द्वीप पहुंच जाता है और जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी होती है। तो आपको ये अजीब क्यों लगा? अरे अजीब नहीं तो क्या है, लेखक ने पहले ही उस बेचारे का सब कुछ छीन लिया। अब उसकी स्पिरिचुअल रूट, जो कि ताकत का मुख्य स्रोत है, उसे भी तोड़ दिया और ऊपर से यादें भी मिटा दी। तो आपको लगता है कि ये अन्याय है कैरेक्टर के साथ? बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर का रीसेट बटन दबा दिया गया हो, वो भी गेम शुरू होने से ठीक पहले। अब वो अपाहिज है तो ऐसे रीसेट का फायदा ही क्या, जहां वो बदला लेने लायक ही ना बचे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये रीसेट बटन वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन इसे गलती मानने के बजाय ना, इसे कहानी की दार्शनिक जरूरत के रूप में देखिए। दार्शनिक जरूरत? वो कैसे? सोचिए, अगर वेड बिना अपनी शक्तियां खोए और बिना याददाश्त खोए सीधा बदला लेने निकल जाता तो क्या होता? वो जाकर उन विलेंस को मारता। लेकिन वो खुद क्या बन जाता? वो नफरत से भरा एक अंधा हत्यारा बन जाता। वो उन लोगों से अलग कैसे होता जिन्होंने उसके परिवार को मारा था? हॉर्ड ताकत के नशे में अंधा था और वेड बदले की आग में अंधा होता। बिल्कुल। कल्टीवेटर के शरीर में स्पिरिचुअल रूट, वो आध्यात्मिक नर्वस सिस्टम है जो ऊर्जा सोखता है। जब वो टूट जाती है तो इंसान जादुई रूप से अपाहिज हो जाता है। तो प्रकृति ने उससे उसकी ताकत छीन ली ताकि वो एक हत्यारा न बने। हाँ, और यादें भी छीन ली ताकि उसे मारने का कोई बहाना न मिले। ये नियति द्वारा किया गया एक क्रूर लेकिन बहुत ही जरूरी हस्तक्षेप है। प्रकृति उसे कह रही है कि वो केवल एक बदले की मशीन नहीं है। ये नजरिया वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। मैं इसे सिर्फ कहानी लंबी खींचने की चाल समझ रहा था। नहीं, ये उसे अपनी मानवता फिर से खोजने का मौका देने के लिए है। उसे इंसान के रूप में शून्य से शुरुआत करनी होगी। हाँ, क्योंकि जब वो होश में आता है तो उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। सिर्फ उस पेंडेंट पर लिखा वेड नाम उसे अपनी पहचान के रूप में मिलता है। और उसका ये नया जीवन उसके पुराने जीवन के बिल्कुल उलट है। टैंगो द्वीप के लियोंग शहर का वो मास्टर यांग का दवाखाना ना? हाँ,
वेड उनके और उनकी बेटी एरा के साथ रहने लगता है और जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल करता है। नोट्स बताते हैं कि कहानी यहाँ 5 साल आगे बढ़ती है और अब जो वेड है वो पूरी तरह बदल चुका है। एक हकीम बन चुका है। जो लड़का डेमोंसेक्ट को तबाह करने की कस्में खा रहा था, वो अब मुफ्त में या बहुत कम पैसों में गरीब लोगों का इलाज करता है। और इसकी वजह से एरा उसे डांटती है। हाँ, वो मारती डांटती है और वेड बेचारा डरकर मास्टर याम के पीछे छुप जाता है। ये बहुत ही हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण है। एक संभावित हत्यारा अब एक डरपोक हीलर बन गया है। इस विडंबना में भी एक बहुत गहरा दर्शन है। कल्टीवेशन का मूल स्वभाव क्या होता है? दुनिया से ऊर्जा खींचना और खुद को ताकतवर बनाना। ये एक तरह का स्वार्थ है। हाँ, ताकत का प्रदर्शन है। लेकिन एक हकीम का स्वभाव क्या होता है? वो अपना ज्ञान और ऊर्जा दूसरों को बचाने में लगाता है। वो प्रकृति से जड़ी बूटियां जीवन लेने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए लेता है। तो नियति ने वेड से विनाशकारी शक्ति छीनकर उसे जीवन देने की कला सिखा दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शांति स्थायी है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि भले ही वेड की याददाश्त चली गई हो, उसके अवचेतन मन में वो आघात अभी भी जिंदा है। नोट्स में जिक्र है कि हर पूर्णिमा की रात वेड को एक सपना आता है। एक लड़की उसकी गोद में मर रही है। हाँ, वो डरकर उठता है। ये बहुत ही अजीब है ना कि उसे कुछ याद नहीं, फिर भी वो सपना आता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्थापित सत्य है। हमारा चेतन मन किसी भारी आघात को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन शरीर कभी नहीं भूलता। ट्रॉमा नसों में रह जाता है। बिल्कुल, वो मांसपेशियों में और सपनों में छुप कर बैठ जाता है। ईमा पूर्णिमा की रात को मरी थी, घनघोर बारिश हो रही थी। इसलिए जब भी पूर्णिमा आती है, वो खगोलीय ट्रिगर वेड के अवचेतन में अलार्म बजा देता है। और उसे वही अधूरा दृश्य दिखता है। वो एक लड़की को मरते हुए देखता है, पर जानता नहीं कि वो कौन है। किसी अनजान दुख का बोझ ढोना कितना भयानक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही अनाम दुख उसे एक बेहतर इंसान भी बना रहा है। मतलब? उस सपने का दर्द ही उसे दूसरों का दर्द समझने में मदद कर रहा है। वो मुफ्त में इलाज क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अवचेतन को लगता है कि जीवन बचाना सबसे जरूरी है। ओह, तो वो अनजाने में वो काम कर रहा है जो वो उस रात अपनी बहन के लिए नहीं कर पाया था। बिल्कुल सही। वो अपनी बहन को नहीं बचा सका, इसलिए अब वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को जोड़कर देखें तो उसके टेक अवे बहुत ही स्पष्ट हैं। हमने देखा कि कैसे हॉट का सत्ता का लालच इंसानियत को अंधा कर देता है, और कैसे एक ही रात में ताकत की वेदी पर एक मासूम परिवार की बलि चढ़ा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात वो सफर है जो बिल्कुल शून्य से शुरू होता है। जब किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन जाता है, परिवार, ताकत, यादें, तो जो बचता है वही उसका असली स्वरूप होता है। और असल जिंदगी में भी यही होता है। हमारी असली परीक्षा तब नहीं होती जब हमारे पास सब कुछ होता है। हाँ, परीक्षा तब होती है जब कुछ नहीं बचता। कई बार लोग बहुत बड़े हादसों से गुजरते हैं, उनका भी मानसिक और शारीरिक रीसेट हो जाता है। लेकिन उसी खालीपन में वेंड की तरह नई करुणा और नई समझ पैदा हो सकती है। जो पीड़ा हमें तोड़ती है, वही हमें दूसरों का दर्द कम करने की कला भी सिखाती है। तभी ये डार्क फैंटेसी कहानियां लंबे समय तक हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, क्योंकि जादू और तलवारों के पीछे ये मानव मनोविज्ञान के उन हिस्सों को छूती हैं जो बहुत असली हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यार, एक सवाल है जो अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। क्या सवाल? ये जो डर कर छुपने वाला, मुफ्त में इलाज करने वाला हीलर वेड है ना, ये एक अधूरी सच्चाई जी रहा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी कहानियों में टूटी हुई स्पिरिचुअल रूट हमेशा के लिए नहीं टूटती। और भूली हुई यादें हमेशा के लिए खोई नहीं रहती। ठीक वही। किसी ना किसी दिन वो पूर्णिमा का ट्रिगर अपना पूरा काम करेगा और यादों का बांध टूट जाएगा। वो तूफान से पहले की शांति है अभी। तो जिस दिन वो बांध टूटेगा, जिस दिन वेड की याददाश्त पूरी तरह वापस आएगी और उसे याद आएगा कि वो लड़की इम्मा थी और उसका दिल स्काइलर ने निकाला था, उस दिन क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इतने सालों तक लोगों का जीवन बचाने वाला ये शांत हकीम उस भयानक नफरत को रोक पाएगा, या फिर बदले की आग में जलने वाला वो पुराना कल्टीवेटर इस शांतिप्रिय हकीम को अंदर ही अंदर मार डालेगा? क्या सृजन और विनाश दोनों एक साथ एक ही इंसान में जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और जब तक हम इस कहानी के अगले हिस्से का विश्लेषण नहीं करते, ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहेगा।